नाज़रीन, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कुछ देर में अब ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो रूस के दौरे पर हैं उनकी और सदर जो हैं पुतिन उनकी मुलाकात होनी है। और दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक तो 1-on-1 मुलाकात है, फिर वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कुछ देर में अब ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो रूस के दौरे पर हैं उनकी और सदर जो हैं पुतिन उनकी मुलाकात होनी है। और दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक तो 1-on-1 मुलाकात है, फिर वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हैं। बहुत सी बातें हैं जो इस दौरे के हवाले से हैं, लेकिन इस दौरे के साथ एक और जुड़ी बड़ी ही अहम खबर है कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रशिया में मौजूद हैं, उनकी मुलाकात होनी है, उनका दौरा है। वहीं रशिया ने यूक्रेन पर इस वक्त हमला किया हुआ, तो जंग भी इस वक्त चल रही है रूस और यूक्रेन के दरमियान। हम दोनों मामलात के हवाले से बात करेंगे कि ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है इस वक्त में जब वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर यूक्रेन के साथ रशिया की जंग भी है। लेकिन एक बड़े तवील अरसे के बाद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं वो रशिया का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले तकरीबन कोई 11 साल पहले आपको याद होगा उस वक्त जो सदर पाकिस्तान थे आसिफ अली जरदारी, उनका भी दौरा हो चुका है। तो रशिया के साथ जो ताल्लुकात है, ख़ित्ते के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ हैं और जो स्ट्रेटेजिक पूरी ये गेम तब्दील हो रही है उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा और पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, इस पर बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजक्कार और एडिटर इन चीफ बोल हैं लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, दफ़ाई तजक्कार हैं, बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब आपके वक्त का। जनरल साहब, वज़ीर आज़म का दौरा बड़ा अहम है क्योंकि रशिया के साथ जिस तरह से पाकिस्तान के एक तवील अरसा तक ताल्लुकात जो हैं वो सर्द महरी का रहे हैं, शिकार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद से। लेकिन फिर उसके बाद एक मुलाकात हुई, लेकिन अब वज़ीर आज़म का जाना ऐसे वक्त में जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल चुका है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़ासी दगरगू है और पाकिस्तान में अब जो पूरा एक चाइना का CPEC की अमल है या बाकी जो ख़ित्ते की तब्दीली है, इस दौरे को किस तरह से अब देखा जाए अहमियत पाकिस्तान से मुताल्लिक़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा अभी जो हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इशू की उसमें हमने 2-3 जो बड़ी अहम बातें थी। एक तो ये कि हमने डायरेक्शन अपनी चेंज की जो कि जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, हमने कहा जी अभी जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा ये था कि हमने ये भी कहा कि तमाम ममालिक के साथ, खासतौर पर जो हमसाया ममालिक हैं उनसे हम अपने ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, किसी से कोई भी झगड़ा वगैरह या कोई ऐसे ताल्लुकात में कमजोरी नहीं आने देंगे। ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जो आपको कर रहे हैं। आपने CPEC बनाया, CPEC जो है वो अगर सेंट्रल एशिया को आप कनेक्ट नहीं करते तो ये सिर्फ एक चाइना के लिए रास्ता रह जाएगा जो आप पूरी तरह उससे फायदा उठा नहीं सकेंगे। नतीजा ये है कि आपको सेंट्रल एशिया की तरफ अगर रुख करना है तो सेंट्रल एशियन स्टेट जो है उनके ऊपर जिस तरह का रशिया का इन्फ्लुएंस है, अगर आप रशिया को ऑन बोर्ड लिए बगैर वहां कुछ करना चाहें तो आप नहीं कर सकें। फिर इसी चीज के लिए आपको एक्सटेंड करने के लिए, अपने CPEC को एक्सटेंड करने के लिए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए रशिया और चाइना का तावन इंतहाई जरूरी। चाइना में आप विजिट कर चुके, रशिया में आप जा रहे हैं, तो लाजमी बात है कि हमें अपने मफादात को जहन में रख के, ये ठीक है एक मुश्किल वक्त था कि यहाँ पे इस वक्त एक जंग का माहौल था, लेकिन ये दौरा भी पहले से तयशुदा था। फिर रशिया की इन्विटेशन थी सदर पुतिन की तरफ से, तो आप उस इन्विटेशन को रद्द भी नहीं कर सकते। तो नतीजा ये है कि आप इस मामले में एक न्यूट्रल रोल अपना रखते हुए आप जाके अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। न्यूट्रल ये है कि जिस तरह सारी दुनिया हमें मशवरा देती है कश्मीर के ऊपर कि जी जंग नहीं, बस आप आपस में बातचीत करें और मसाइल हल करें, हम भी यही कहते हैं कि अमेरिका हो, बरतानिया हो या रशिया हो, कोई भी हो, यूक्रेन हो, लड़े नहीं, जंग में हम किसी के साथी नहीं हैं। आप अपना बातचीत के जरिए और नेगोशिएशन टेबल पे आके अपने मामला हल करें, यही स्टांस है और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई गलती नहीं है। ये बिल्कुल हमें इसी पे कायम रहना चाहिए। भारत ने भी यही स्टांस दिया है, बावजूद इसके कि भारत इत्तेहादी है, कई एग्रीमेंट उसने 11 के करीब एग्रीमेंट साइन किए हुए उसने अमेरिका के साथ, लेकिन इस मामले में वो न्यूट्रल है। वो अपने ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहता रशिया के साथ, इस वजह से कि अगर उधर ताल्लुकात रशिया से बिगड़े तो रशिया पाकिस्तान के बहुत करीब हो जाएगा। भारत बेसिकली पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर रहा है इस खत्ते में, तो इस वजह से हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए, किसी के जंग का हिस्सा नहीं हम, लेकिन
अमन के लिए हम सबके साथ हैं और उसमें रशिया भी हो। बिल्कुल इसी स्टेज पे अगर अमेरिका दावत देता तो क्या इमरान खान उधर न जाते? बिल्कुल जाते। तो अमेरिका की तरफ से दावत नहीं है, रशिया की तरफ से आई, हम बिल्कुल अवेल की हमने। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसी असूली सियासत है, कोई इसमें गलत काम नहीं। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान के लगारी साहब ये रहा भी है कि अब पूरी दुनिया में जैसे हम देखते हैं कि रीजनलिज्म की जानिब लोग ज़्यादा गए हैं, ममालिक जो है वहाँ जुड़े हैं, लेकिन जिस तरह स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक बना लिया भारत को अमेरिका ने, उसके बाद चीज़ें खासी बदली। ख़ुद रशिया की अपनी भारत के हवाले से, हालांकि अभी भी उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेड भी है और वो आर्म्स के हवाले से भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी रशिया की बड़ा मामला हुआ। हमें MI हेलीकॉप्टर भी मिले, हमारी बर्री हों या फ़ज़ाई या बहरी मशकें हैं वो भी इकट्ठी हो रही हैं। तो पाकिस्तान भी इसका मतलब है फिर रीजनलिज्म को अब ज़्यादा तवज्जो दे रहा है पिछले चंद सालों से। पाकिस्तान को शुरू में करना चाहिए था। जब वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान गए थे अमेरिका और वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिलकर वापस आए, तो यहाँ पर कराची एयरपोर्ट पर उनसे सवाल किया गया कि आप अब रूस के दौरे पर कब जाएंगे। तो वज़ीर आज़म का जो जवाब था, मैं अब ये कहता हूँ कि वो जवाब नहीं होना चाहिए था। क्या मैं रोज़ रोज़ दौरों के लिए रह गया हूँ क्या? और उन्हें इस तरह का जवाब देने के बजाय कहना चाहिए था कि मैं रूस जाऊँगा। और अब रूस जाना जो है बहुत एक अरसे के बाद, उसके बाद भी रूस गया, अयूब ख़ान गए और याह्या ख़ान गए, भुट्टो साहब गए और नवाज़ शरीफ गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गए, जरदारी साहब गए और नवाज़ शरीफ पिछले दौर में भी वहाँ मास्को नहीं गए लेकिन एक और जगह पर वहाँ कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ गए थे। तो ये एक रूटीन का दौरा है। लेकिन एक बात ये है कि कल जब ये सूरत हाल पैदा हुई है, और सूरत हाल तो ज़ाहिर है पैदा हो रही थी, लेकिन जंग तो बाद में, अभी आज ही इस सूरत हाल जो है बाकायदा वहाँ पहले एमरजेंसी नाफिज की गई, फिर मार्शल नाफिज किया गया और उसके बाद आज रूस ने हमला करने का ऐलान किया। तो ऐसे मौके पर अमेरिका पहले ही पाबंदियां लगा चुका है। रूस की जो पुतिन बाइडेन मुलाकात थी वो अमेरिका की तरफ से मनसूख कर दी गई है और उन्हें ऐलान कर दिया गया कि हम नहीं मिल रहे हैं, और अमेरिका की तरफ से पाबंदियां भी लगाई गई हैं। तकरीबन $32 अरब का लॉस होने जा रहा है रूस का। अब हम जा रहे हैं रूस के साथ, हमें रूस के साथ ताल्लुकात कायम करने हैं और मैं इसकी वकालत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए बावजूद इसके कि आलमी हालात के हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों को हमें और भी सोचना है। जब हमने ईरान से गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया था, उस पर हम अभी तक अमल नहीं कर पाए हैं। रूस ने अपनी हद तक अपने मुल्क के अंदर बिछा दी लाइन और हम नहीं बिछा पाए हैं जी। और मैंने काबीना के इजलास में, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी नवाज़ शरीफ ने, एक दफ़ा चंद सहाफ़ियों को भी बुलाया था और मैं भी शामिल था। मैंने उनसे पूछा था कि जनाब वो पाइपलाइन पड़ी है, आप उसको क्यों नहीं मुकम्मल करते हैं? और बहुत सी और चीज़ें भी थी। ईरान के एक सफारतकार ने बताया जनाब हम पेमेंट कर चुके हैं, हमें गंदौनी दे रहे हैं। तो मैंने ये एक दो बातें उनके सामने रखी, तो उन्होंने फिर देखा था अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछा, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब चूँकि आलमी पाबंदियाँ हैं इसलिए हम गैस पाइपलाइन जो है वो नहीं बिछा सकते हैं। तो अब ये सूरत हाल कैसे हो जाएगी जब अमेरिका पाबंदियाँ लगा चुका है रूस के ऊपर, और रूस के साथ हम पाइपलाइन का मुआहदा करते हैं, तो वो फिजिबल कैसे होगा? मैं मुआहदे के हक़ में हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमें एनर्जी के रिसोर्सेज मिलने चाहिए और हमें अपने मुल्क में भी तलाश करना चाहिए। तो लेकिन ये चीज़ें कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे? अमेरिका आकर जिस तरह चीन रूस के अपना ईरान के मामले में कहा कि नहीं आप नहीं बिछाएं, और हम डर गए, हमने कहा कि नहीं बिछाते। ठीक है, आप कहते हैं तो नहीं बिछाते हैं। और अगर वो कहते हैं कि रूस के साथ नहीं बिछाओ, तो फिर हम एक पैराडाइम शिफ्ट करेंगे, पूरी की पूरी सूरत हाल हम फैसला कर लेंगे कि हमने रूस के साथ ये जो मुआहदा कर रहे हैं हम इस पर अमल करें। अब ये देखना ये है कि ये इस तरह से मामलात होंगे। जनरल साहब, ये खासा मुश्किल है। अब ये तवक्को की जा रही थी कि कासा 1000 है या फिर टैपी का मामला है, ये हम कहाँ हम स्टैंड कहाँ करें? जी जी जनरल साहब, इस मामले को समझने की जरूरत है। जो ईरान का इशू था वो ये था कि ईरान ने अपने इलाके में पाइपलाइन बिछाई, उसके बाद हमने अपने इलाके में जब बिछानी थी हमने उसके लिए इंटरनेशनल लोन लेना था जी। और कोई दुनिया का अदारा हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं था उस पाइपलाइन के लिए, उस सैंक्शंस की वजह से। और ये ईरान को बताया गया कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो लोन लेंगे
और लोन आपके ऊपर सैंक्शन जब तक है हमें मिल नहीं रहा। जहां तक ये पाइपलाइन का ताल्लुक है जो रशिया लगा रहा है, ये पाइपलाइन लग रही है कराची से कसूर तक जी। यानी ये पाकिस्तान के अंदर नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है, रशिया से नहीं आ रही, यहां पे लगेगी। और इसकी फंडिंग जो है ये फिलहाल रशिया ने अरेंज करनी थी। अब इसमें अगर तो रशिया फंड, इसमें गालिबन जो मुझे याद पड़ता है 20% पाकिस्तान ने देना था, जो वो भी आप किसी सेंट्रल एशियन स्टेट के जरिए करवा सकते हैं, रशिया अरेंज कर सकता है। और फंडिंग का सिस्टम बिल्कुल इसका मुख्तलिफ था, वो नहीं है जो कि ईरान के लिए था। तो इसलिए इस पे लगेगी अगर पाबंदियां, तो हो सकता है कि पाबंदियां लगने के बावजूद रशिया ये लाइन जो ये पाइपलाइन जो है ये मुकम्मल कर सके, बना सके। इसको देखना होगा। लेकिन यह कि जो पाबंदियां जब लग जाएंगी तो उसके बाद मेरा ख्याल है चाइना, पाकिस्तान और रशिया वगैरह ये आपस में मशावरत करेंगे। आप देखिए कि भारत के लिए क्या रास्ता खुलता है, वो भी हमें बड़ा मॉनिटर करना होगा, क्योंकि भारत ने पहले S-400 लिया है, अब वो अमेरिका की बजाय रशिया से फाइटर एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। पहले उन्होंने फ्रांस से लिए हैं, अमेरिका ऑफर करता रहा लेकिन उन्होंने नहीं लिए, अब वो रशिया से फाइटर जेट्स जो हैं वो ले रहे हैं। अब अगर वो जो पाबंदियां भी लग जाती हैं उसके बावजूद अगर वो कोई अरेंजमेंट करते हैं, लेते हैं, तो फिर ये मैं समझता हूं कि कोई ना कोई रास्ता खुला रहेगा जहां पाकिस्तान भी कुछ कर सकेगा। यहां इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारे मुल्क जो है वो रशिया के मामले में समझते हैं कि ये अमेरिका ज्यादती कर रहा है, और यूक्रेन को इनके लिए बड़ा आसान था कि ये कह देते एक दफा जब रशिया ने मांगी थी गारंटी, और ये कहते कि ठीक है जी हम यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बना रहे, तो मामला खत्म हो जाता। रशिया ने गारंटी दी मांगी थी ना, रशिया ने ये तो नहीं कहा था कि गारंटी नहीं देंगे तो फिर मैं गारंटी देंगे तब भी मामला करूंगा, ये तो नहीं। तो असल चीज ये है कि रशिया को सिक्योरिटी पेरीमीटर अपना चाहिए। जितने भी हमले यूरोप से हुए हैं, नेपोलियन का ले लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जर्मनी के हमले ले लें, पोलैंड, ये सब इसी रास्ते आए। यूक्रेन जो है ये रास्ता था रूस के ऊपर हमलों का। चुनाचे ये रशिया अफोर्ड नहीं करता कि वो यूक्रेन को मगरबी दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दे और खुद आराम से बैठ जाए, ये होगा नहीं। तो ये इस सारे खेल में खराबी नेटो ने और इन्होंने पैदा की है अमेरिका ने। लेकिन जो कुछ भी है हमें इन बड़ों की सियासत में घुसना नहीं चाहिए, हम न्यूट्रल रहें और बार बार हमारा एक ही स्टांस होना चाहिए कि जनाब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि बातचीत के जरिए मसला हल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।